दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित विविध प्रश्नों का भाग एक, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित विविध प्रश्नों का भाग एक। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है, आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन ए है एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट, सही है। महाबलीपुरम पल्लव, सही है। खजुराहो चंदेल, सही है। एलिफेंटा गुफाएं मौर्यकाल, ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एलिफेंटा जो है, इन गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था और यहाँ से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियाँ हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 8वीं सदी को माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है और एलिफेंटा बम्बई से समुद्र में 7 मील उत्तर पूर्व स्थित द्वीप में स्थित गुफा मंदिर हैं। अगला प्रश्न है, मंदिरों के प्रवेश द्वार पर नदी देवी का अंकन कब से प्रारंभ हुआ, आपको बताना है। तो सही उत्तर गुप्त काल में। आप देख सकते हैं मंदिरों के प्रवेश द्वार पर नदी देवी का अंकन गुप्त काल से प्रारंभ हुआ है। गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका स्पष्ट उदाहरण है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार आकर्षक और कलापूर्ण है। उसे द्वारपालों, नदी देवताओं आदि की मूर्तियों से सजाया गया है। तिगवा के विष्णु मंदिर के प्रवेश द्वार के पार्श्वों पर गंगा यमुना की आकृतियां उनके वाहनों के साथ उत्कीर्ण मिलती हैं। तो इससे स्पष्ट है कि गुप्तकालीन मंदिरों के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बने चौखट पर मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण मिली हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है। ऑप्शन है इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत का आरंभ, चतुर्थ बौद्ध संगीत या खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, चतुर्थ बौद्ध संगीत। दोस्तों, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। अन्य जो विकल्प हैं उसमें इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना 180 ईसा पूर्व में, विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख की तिथि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की है। अगला प्रश्न है, कलिंग के राजा खारवेल की मेघवाहन वंशावली किस राजवंश से संबंधित थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर चेदी वंश। आप जान लीजिए, कलिंग राजा खारवेल की मेघवाहन वंशावली चेदी राजवंश से संबंधित थी। खारवेल के संदर्भ में जानकारी हाथी गुम्फा में चट्टान पर खुदी हुई 17 पंक्तियों वाला प्रसिद्ध शिलालेख है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। हाथी गुम्फा भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ियों में है और हाथी गुम्फा अभिलेख अरिहंत और सिद्धों के नमस्कार करने से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है। तो सही उत्तर तांबा को। वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु तांबा को कहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में तांबे के प्रयोग और लाभों का वर्णन किया है। एच गेल्डर ने कहा है कि ताम्र निधियां आर्यों की कर्तृत्व हैं। स्टुअर्ट पिगट ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया में ताम्र निधियों का संबंध सैंधव सभ्यता के विस्थापित लोगों से जोड़ा, जो वहां से भगा दिए गए थे। लोहा का प्रयोग ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था और कांसा यानी तांबा और टिन का मिश्रण हड़प्पा सभ्यता के समय सबसे पहले आया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी का मंदिर प्रमुख केंद्र था किसका। तांत्रिक मत, भक्ति मत, महायान या फिर पांचरात्र। तो सही उत्तर
तांत्रिक मत। मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी का मंदिर तांत्रिक मत का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन तंत्र साहित्य में अश्लील दृश्यों के अंकन का विधान है, जिसमें वाम मार्गी तांत्रिक विचारधारा का प्रभाव दिखता है। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने ग्रेनाइट पत्थर से किया है। इसके प्रांगण में 64 छोटे छोटे कक्ष निर्मित है और प्रत्येक में योगिनी की मूर्ति तथा सबसे बड़े कक्ष में अष्टभुजी देवी की मूर्ति रखी गई थी। अगला प्रश्न है, किस नरेश को कविराज की संज्ञा दी जाती है? तो सही उत्तर है कविराज की संज्ञा भोज परमार को दी गई है। अगला प्रश्न है, कर्णावती नगर निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा स्थापित किया गया था? आपको बताना है। तो ये चालुक्य वंश। चालुक्य शासक कर्ण की रुचि निर्माण कार्यों में अधिक थी। उसने कर्णावती नामक नगर की स्थापना की। चालुक्य शासक कर्ण ने कर्णेश्वर का मंदिर और कर्ण सागर झील का निर्माण कराया। अन्हिलवाड़ के कर्ण मेरू नामक मंदिर के निर्माण का श्रेय उसी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि काशी में कर्णमेरु नामक मंदिर किसने बनवाया था? आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर है आपका लक्ष्मीकर्ण, ऑप्शन डी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि काशी में कर्णमेरु नामक शिव मंदिर का निर्माण कलचुर चेद शासक लक्ष्मीकर्ण ने करवाया था और वह शक्तिशाली शासक था जिसने गुजरात के चालुक्य शासक भीम के साथ मिलकर परमार नरेश भोज को पराजित किया। कलचुर शासक युवराज प्रथम ने राष्ट्रकूटों, पाल शासकों और गंगों को पराजित किया, किंतु स्वयं चंदेल शासक यशोवर्मन से पराजित हुआ। लक्ष्मीकर्ण के बाद यशकर्ण शासक बना था। अगला प्रश्न है, सूची 1 की पुस्तकों का सूची 2 से सुमेलन करिए। तो देखिए, पंच सिद्धांतिका पुस्तक वाराह मिहिर की है। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। विशुद्धि मग्ग बुद्ध घोष की रचना है और कादंबरी बाणभट्ट की कृति है। तो सही सुमेलन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, कलिंग तुप्पराड़ी का लेखक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलिंग तुप्पराड़ी का लेखक जयगोंडन था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। जयगोंडन को जयगोंडदार भी कहा जाता है। इसमें चोल सम्राट कुलोतुंग प्रथम के कलिंग विजय का उल्लेख है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे। वो वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। रामानुज के साहित्यिक ग्रंथ वेदांत संग्रहम, श्री भाष्यम, वेदांती पदम आदि हैं। होयसल राजवंश के गौरवशाली शासकों में विष्णु बर्मन का प्रमुख स्थान है। अगला प्रश्न है, सूची 1 के लेखकों का सूची 2 के संरक्षकों से सुमेलन करिए। बिल्हड़, तो ये बिल्हड़ चालुक्य नरेश विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में रहते थे। पद्मगुप्त परमार नरेश सिंधुराज से संबंधित हैं। श्रीहर्ष गढ़वाल नरेश चंद जयचंद और वागपति कन्नौज नरेश यशोवर्मा के दरबार में रहते थे। तो सही उत्तर 1, 4, 2, 3। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्याधर चंदेल सही है। कुमारपाल चालुक्य सही है। सिंधुराज प्रतिहार सही नहीं है। मुंज परमार ये आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। सिंधुराज परमार वंश का शासक था, न कि प्रतिहार वंश का। मुंज के बाद उसका छोटा भाई सिंधुराज परमार वंश का शासक बना। इसने कल्याणी के चालुक्य नरेश सत्याश्रय को पराजित किया। अंत में ये गुजरात के चालुक्य शासक चामुंड राज से पराजित हुआ। विद्याधर चंदेल वंश के शासक थे। कुमारपाल चालुक्य शासक था। अगला प्रश्न है, एक बुक है, प्रबोध चंद्रोदय का लेखक कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कृष्ण मिश्र। संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय की रचना कृष्ण मिश्र ने की। कृष्ण मिश्र चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में निवास करते थे। बिल्हड़कृत विक्रमांक देवचरित से कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के विषय में सूचना मिलती है। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में जाति की सीमाओं के बाहर के लोगों का कोई निवास स्थान निहित है? ऑप्शन है आपके चेरी, पल्ली, पट्टी या पुरम। तो सही उत्तर चेरी।
चेरी शब्द में जाति की सीमाओं के बाहर के लोगों का निवास, लोगों का स्थान रहता है जिसमें वे अपना स्वच्छंद जीवन यापन करते हैं। अगला प्रश्न है, किस जिले में देऊर कोठार स्थित बौद्ध स्तूपों के अवशेष खोजे गए हैं? तो सही उत्तर है रीवा में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के देऊर कोठार से ईंट निर्मित 3 बड़े बौद्ध स्तूप और 46 विभिन्न पत्थरों से बने छोटे स्तूप मिले हैं। इन्हें अशोककालीन माना जाता है। स्तूपों के अलावा देऊर कोठार से 5000 साल पुरानी चट्टानी गुफाएं भी प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है? ऑप्शन है विक्रमशिला, नालंदा, जगद्दल या सभी विकल्प सही। तो सही उत्तर सभी सही विकल्प हैं। विक्रमशिला, नालंदा और जगदल प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय थे जिन्होंने तिब्बत सहित विभिन्न क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है जिसके संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, इसके संस्थापक पाल शासक धर्मपाल थे। और जगदल विश्वविद्यालय बांग्लादेश में स्थित है, इसके संस्थापक पाल वंश के रामपाल थे। अगला प्रश्न है, समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता है कहाँ पर? महाभारत के शांति पर्व में, विष्णु पुराण में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में या ऋग्वेद के नासदीय सूत्र में? तो सही उत्तर ऋग्वेद के नासदीय सूत्र में समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार नहीं मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्ण की उत्पत्ति बताई गई है। समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार महाभारत के शांति पर्व और विष्णु पुराण में भी प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन प्राप्त होता है, इसलिए ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी नामक पद का प्रयोग होता था किसके लिए? तो सही उत्तर अंतःपुर के प्रभारी के लिए। प्राचीन भारतीय प्रशासकीय व्यवस्था में कंचुकी पद का प्रयोग अंतःपुर के प्रभारी के लिए होता था। हर्षकालीन प्रशासन में कंचुकी या वेत्री का उल्लेख हुआ है। गुप्त काल में प्रतिहार और महाप्रतिहार क्रमशः सम्राट के अंतःपुर के प्रमुख और राजमहल के रक्षकों के प्रमुख की संज्ञा थी। मौर्य काल में व्यवहारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खंड खगोली प्रणाली पर आधारित एक लेख है? ऑप्शन है गणित सार संग्रह, अष्टांग हृदय, नाम लिंगानुशासन या पंच सिद्धांतिका। तो सही उत्तर है पंच सिद्धांतिका। ये खगोली प्रणाली पर आधारित ग्रंथ है। पंच सिद्धांतिका भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य बाराहमिहिर का ग्रंथ है। इसकी रचना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में हुई थी। यह ग्रंथ खगोल शास्त्र पर आधारित है जिसमें 5 खगोली सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें ग्रह और नक्षत्रों के साथ समय और स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ इसमें त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्रों का संकलन है। अगला प्रश्न है, वाक्पति मुंज और सिंधुराज के दरबारी कवि पद्मगुप्त रचनाकार थे किसके? तो सही उत्तर नव सहसांक चरित के। वाक्पति मुंज और सिंधुराज के दरबारी कवि पद्मगुप्त नव सहसांक चरित के रचनाकार थे। अगला प्रश्न है, हिंगलाजगढ़ प्रमुख केंद्र था किसका? कलचुरी कला का, प्रतिहार कला का, परमार कला का या चंदेल कला का? तो सही उत्तर हिंगलाज परमार कला का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील स्थित हिंगलाजगढ़ परमार कला का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से 500 से अधिक परमार कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। हिंगलाजगढ़ मुख्यतः शक्तिपीठ था। यहाँ स्थित दुर्ग का नाम हिंगलाज माता के नाम पर है। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज, कलचुरियों की त्रिपुरी, चंदेलों की खजुराहो और परमार वंश के राजाओं की राजधानी धारा नगरी थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। नासिक शिलालेख पुलुवामी का है। इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का और भीतरी स्तंभ लेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। 2, 1, 3 और 4 यहाँ पर आप देखिए 2, 1, 3 और 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है नेति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है। नेति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? तो सही उत्तर है महात्मा बुद्ध। नेति प्रकरण एक बौद्ध साहित्य है जिसमें चिकित्सा से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है, तो ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। अगला प्रश्न है जैन ग्रंथ कुवलय माला का लेखक कौन था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुवलय माला, तो सही उत्तर है उद्योतन सूर्य। दोस्तों, जैन ग्रंथ कुवलय माला का लेखक उद्योतन सूर्य है। इस प्राकृत ग्रंथ की रचना उद्योतन सूर्य ने जालौर में रहकर 8वीं सदी में की थी, जो तत्कालीन राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन की अच्छी झांकी प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर दरबारी कवि थे किसके? तो राजशेखर महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी कवि थे। दोस्तों, राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा महेंद्र पाल प्रथम और उसके पुत्र महिपाल के दरबारी कवि थे। राजशेखर की रचनाओं में बाल रामायण, विद्धशाल भज्जिका, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा हैं। अगला प्रश्न है एक अभिलेख में किसे राजर्षि कहा गया है? आपको बताना है। खारवेल, मीनांडर, रुद्रदामन या गौतमी पुत्र सातकर्णी को? तो सही उत्तर खारवेल को। हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल को राजर्षि कहा गया है। खारवेल एक चेदवंशी महान शासक और निर्माता था। खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन मुनियों के लिए गुहा विहार बनवाया था। वो स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था और याद रखिएगा, उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कि खारवेल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है। अगला प्रश्न है राजतरंगिणी और कुमारपाल चरित में राजपूतों के कितने वंशों का उल्लेख मिलता है? तो सही उत्तर 36 वंश। प्राचीन ग्रंथ कुमारपाल चरित और वर्ण रत्नाकर में परंपरागत 36 राजपूत कुलों की सूची मिलती है। राजतरंगिणी में भी कुल 36 राजपूत कुलों का उल्लेख है, परंतु दोनों सूचियों में भिन्नता है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सूचियाँ इस ढंग से बनाई गई थीं कि इनमें परिवर्तन संभव था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अश्वघोष के ग्रंथों, बाणभट्ट के हर्षचरित और कादम्बरी में राजपुत्र शब्द पाया जाता है, परंतु युआन चांग ने राजाओं का वर्णन करते हुए उनको छत्री लिखा है, राजपूत नहीं। अगला प्रश्न है बटेश्वर महादेव मंदिर किसके काल में निर्मित हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर प्रतिहार काल में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बटेश्वर महादेव का मंदिर गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के काल में निर्मित हुआ था। गुर्जर प्रतिहारों की मंदिर स्थापत्य और कला की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अलंकरण शैली है। इस समय 2 स्थापत्य शैलियों का विकास हुआ, महामारू शैली और मारू गुर्जर शैली। गुर्जर प्रतिहार मंदिरों के मुख मंडपम, अंतराल, गर्भगृह के अतिरिक्त अत्यधिक अलंकृत अधिष्ठान और शिखर होते थे। बटेश्वर महादेव मंदिर इसी शैली में बनाया गया था। अगला प्रश्न है मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान के गुहालेख में प्राप्त हुआ है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सही उत्तर रामगढ़। मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण रामगढ़ गुहालेख में प्राप्त हुआ है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी का ये गुहालेख छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के रामगढ़ पर्वत के जोगीमारा में मिला है, जो ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में है। इस गुहालेख में सुतनका नामक देवदासी और देवदीन नामक रूप दक्ष के प्रेम का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा स्थान जेत वन विहार से संबंधित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर महेत। श्रावस्ती के जेतवन विहार का संबंध महेत स्थान से है। जेतवन विहार का निर्माण श्रावस्ती के श्रेष्ठी अनाथ पिंडक ने करवाया था। बुद्ध का सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में हुआ था और श्रावस्ती के प्रमुख विहारों में न्यूग्रोथाराम विहार, पुब्बाराम विहार और मल्लिकाराम विहार उल्लेखनीय हैं। लिच्छवी राजवंश ने कुटाग्रशाला विहार, आम्रपाली ने आम्रपालिका विहार बुद्ध को दान में दिया। अन्य विहारों में कौशाम्बी का घोषिताराम विहार और बिंबिसार द्वारा निर्मित वेणुवन विहार उल्लेखनीय हैं। अगला प्रश्न है महाकाव्य रामायण के 5 स्पष्ट तिथिक्रमगत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान किसके द्वारा की गई थी?
तो सही उत्तर जे एल ब्रॉकिंगटन ने। जे एल ब्रॉकिंगटन ने रामायण के 5 अस्पष्ट तिथिक्रम और सांस्कृतिक चरणों की पहचान की। ब्रॉकिंगटन यूके के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर हैं। उनकी रचनाओं में द सेक्रेड थ्रेड, हिंदुइज्म एंड इट्स कंटिन्यूटी एंड डाइवर्सिटी और राइटियस रामा द इवोल्यूशन ऑफ एन इपिक। रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई। तमिल में इसका अनुवाद कंबन ने, बांग्ला में कृतिवास और फारसी में अकबर के समय बदायूनी ने किया है। अगला प्रश्न है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी किससे संबंधित है? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी याद रखिएगा, ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। दोस्तों, कश्मीर के हिंदू राज्य के इतिहास हमें कल्हड़ कृत राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जय सिंह, जिनका समय काल 1128 से 1149 ईस्वी के शासनकाल में की थी, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जोनराज और उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी का आगे विस्तार किया था। अगला प्रश्न है, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ? तो सही उत्तर अशोक के काल में। स्तूपों में अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, यहाँ का स्तूप सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसका मूल निर्माण मौर्य शासक अशोक के द्वारा करवाया गया था। अमरावती के स्तूप में ईसा पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माण कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन इसका सर्वोत्तम विकास ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न और प्राचीन भारत के विविध प्रश्नों की श्रृंखला के भाग 1 का आखिरी प्रश्न है कि किस राजा की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? ऑप्शन है ललितादित्य, यशोवर्मन, भास्कर वर्मन और आदित्य सेन। तो सही उत्तर यशोवर्मन, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कन्नौज के शासक यशोवर्मन के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत उसके दरबारी कवि वाकपति की रचना गौड़वहु है। ये हर्ष की मृत्यु के 75 वर्ष बाद कन्नौज का शासक बना। कारकोट वंशी कश्मीर नरेश ललितादित्य मुक्तापीठ उसका समकालीन था और राजतरंगिणी के अनुसार ललितादित्य ने यशोवर्मन को पराजित कर उसके राज्य छिन्न भिन्न कर दिया। यशोवर्मन का उत्थान पतन उल्का की भांति रहा और उसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई। ललितादित्य यशोवर्मन के दरबार में रहने वाले वाकपति और भवभूति को कश्मीर ले गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत से संबंधित विविध प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।